नमस्कार। आप सभी का अपराध मुक्त भारत मिशन पर स्वागत है। यह प्रतिदिन की चर्चा इसलिए रखी गई है जिससे जिन साथियों के जेहन में जो भी प्रश्न हो वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर सब्सक्रिप्शन के टैब को दबाकर क्राइम फ्री भारत मिशन चैनल को सिलेक्ट करें और व्यू चैनल को दबाकर फिर जो है हमें लाइव चैनल जो लाइव चल रहा है उसमें प्रवेश करना है। और कमेंट बॉक्स पे यदि आप देखेंगे तो कमेंट बॉक्स पर ये लिंक दी गई है पैनल की, जिसमें लिखा हुआ है कि पैनल पर लाइव जुड़ने के लिए निम्न लिंक का प्रयोग करें। लिहाजा जो दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं, यदि उनके जेहन में कोई प्रश्न है तो इस लिंक के माध्यम से जो कि कमेंट बॉक्स में दिया गया है वो मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो अभी ये व्यवस्था की गई है इस व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हमारे नेताओं ने एक अच्छे भारत का स्वप्न देखा था? संभवतः नहीं। 24 वर्ष का एक नौजवान सरदार भगत सिंह की डायरी को आप पढ़िए, उससे विदित होता है कि उस व्यक्ति ने सोचा कि उसे कैसा भारत मिलना चाहिए। क्या ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बड़े बड़े वकील, इनके जेहन में कभी नहीं आया कि उनके सपने का भारत कैसा होना चाहिए? फिर क्या वजह है कि आपके ऊपर अंग्रेजों का जो तंत्र, जो कि उन्होंने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, ये लज्जा और शर्म की बात है कि आजादी के 77 साल बाद भी वही तंत्र आपको के ऊपर थोपा हुआ है। जो अभी नए 3 कानून बने हैं ये भी पुराना ही तंत्र है, ये कोई नया तंत्र नहीं है, ये पुराना तंत्र है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। अब सवाल उठता है कि आपके पास विकल्प क्या है, क्योंकि इन राजनेताओं ने आपको अच्छा भारत ना देने का सोच, चिंतन और क्षमता तीनों खो दी है। ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और संकीर्ण राजनीति के आधार पर लोगों का चयन करते हैं। उसमें बाहुबली, अपराधी और धनबली लोगों को खोजते हैं और फिर यह अपराधी लोग दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, जो आज की डेट में अपराध है। लिहाजा अपराधी अपराध घटित करते हुए चुनाव जीतते हैं और आपके वोट को खरीदकर जीतने के बाद आपको रिप्रेजेंट नहीं करते। सभी राजनेता अपनी पार्टी के हाई कमांड से बंधे हुए, पार्टी व्हिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी है। इनका सोच, चिंतन और क्षमता तीनों ही आपको अच्छा भारत देने की नहीं है। अब सवाल उठता है कि आपके सामने विकल्प क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सामने बड़ा आसान विकल्प है जिससे 21 लक्ष्यों सहित 5 मौलिक अधिकार सहित
आपको अपराध मुक्त भारत मिल सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल सकता है, ऐसा भारत जिसमें बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, झूठी रिपोर्ट करने वाला, झूठी गवाही देने वाला परजरी का ऑफेंस करेगा और वो जेल में सड़ेगा। हमारी पुलिस 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण करने में सक्षम होगी जो आज वो सोचने की स्थिति में भी नहीं है। इसके लिए क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंडियन पुलिस की मदद करेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिलेगा और रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से धन की वर्षा भी होगी। अब सवाल उठता है कि आपके पास और क्या विकल्प है। तो 21 महालक्ष्यों में आपको लगभग महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था मिल रही है, 30 दिन में न्याय मिल रहा है, क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल के माध्यम से भारत सरकार के ऊपर को 20 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है, लिहाजा 5 साल के अंदर आपको टैक्स मुक्त भारत मिलेगा। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। लिहाजा जब आपको धन की आवश्यकता होगी तो आपको बैंक में नहीं जाना होगा, आपको किसी अधिकारी के पास नहीं जाना है, किसी साहूकार के पास नहीं जाना है, आपको अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो बढ़ जाएगा। अन्यथा मौलिक अधिकार के तहत आपको समृद्धि कमाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा और उसके लिए जो मॉडल बना हुआ है जिसके तहत राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा और भारत विकास निधि नामक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी, लिहाजा आपको 5 मौलिक अधिकार देने के लिए मौलिक अधिकार रोजगार का, स्वास्थ्य का, भोजन का, शिक्षा का और समृद्धि का, ये आपको 5 मौलिक अधिकार मिलने के बावजूद आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आना है, तो फिर जमीन पे कैसे उतरेगा? तो बड़ा साधारण काम है। जमीन पे उतरने के लिए या तो आज हमारे चुने हुए बोर्ड से चुने हुए नेता हैं, वो उसे मान्य करें और उनको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ना उनके दिमाग को तकलीफ दी जाएगी, ना उनके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ दी जाएगी। उनसे केवल इतनी सी ही प्रार्थना है कि 21 महालक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स और 5 मौलिक अधिकारों के लिए 5 टास्क फोर्स, इस प्रकार 26 टास्क फोर्स बनेंगे और टास्क फोर्स में उन शख्सियत को इकट्ठा किया जाएगा जो कि जिन्होंने उस क्षेत्र में अपना जीवन लगा दिया, लिहाजा बिना भारत सरकार के दिमाग को तकलीफ दिए, ना उनके ब्यूरोक्रेट को तकलीफ देना है, ना उनके खजाने पे कोई भार आना है और आपको अद्भुत भारत मिल जाएगा और उसकी जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की होगी क्योंकि उसका मॉडल, उसकी टेक्नोलॉजी बनी हुई है जिसे जिन लोगों ने अपनी जिंदगी उस विधा के लिए लगा दी है, ऐसी महान रथी लोगों को टास्क फोर्स में इकट्ठा किया जाएगा और फिर उनके द्वारा इन मॉडल्स को रिफाइन करके उन्हें जमीन में उतार दिया जाएगा। तो हमारे राजीव भाई जुड़ गए हैं, मैं उनको स्टेज पे लाता हूं। तो राजीव भाई जी, आपका स्वागत। और आप जो है नमस्कार सर। अभी आप मुझे सुन रहे होंगे
और अपने पुराने वीडियो और वो भी देखे होंगे, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं? हमारे जो लोगों को जोड़ने की गति है वो बहुत कम क्यों है, और हमारे लोग जो उनको उपाय सुझाए जा रहे हैं उसको करने में उन्हें क्या अड़चन आ रही है, इसके ऊपर आप प्रकाश डालें। तो श्री राजीव भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कुछ बोल रहे हैं या बोल ही नहीं रहे? मेरे ख्याल से तकनीकी कारण से राजीव भाई की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि आपसे क्या जो है कहा जा रहा है उसको करने में ना तो आपको जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना रेल रोको करना है, ना चक्का जाम करना है, ना एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई पिटीशन लगाना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जंतर मंतर पे धरना भी नहीं देना है। इस प्रकार आपको बिना तकलीफ के हम जो है, तो राजेश जी जुड़ गए हैं। जी सर, नमस्ते। जी जी, नमस्कार नमस्कार। तो राजेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, बराबर आ रही है। तो राजेश बिलैया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जो रणनीति जारी की गई है जिसमें ये अपेक्षा की गई है कि जो हमारे पुराने सदस्य हैं या जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है वो लोग जो है अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और अपने से जुड़े, अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से वो जुड़े रहे हैं उनके लोगों को जोड़ना है और उनको एडमिन, ग्रुप एडमिन के राइट दे देना है और उनसे भी यही प्रार्थना करना है। फिर सबसे पहला काम, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। दूसरी बात, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तीसरी बात, जो टेलीग्राम ऐप है क्राइम फ्री भारत का, उसकी लिंक भी दी गई है, तो उससे टेलीग्राम ऐप के माध्यम से भी जुड़ जाना है। और टेलीग्राम ऐप की बहुत खासियत है, नंबर वन, वो आपके मोबाइल की मेमोरी नहीं खाता है। दूसरा फायदा है कि उसमें 2 लाख लोगों को जोड़ा जा सकता है। तीसरा फायदा है कि 2 GB तक की फाइल डाली जा सकती है। लिहाजा हमारी जैसी रणनीति के लिए टेलीग्राम ऐप बहुत ही सुविधाजनक है। इसके बाद आपको क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो अच्छे लगते हैं उन्हें डालना है। यदि आप जो है समितियों में जा सकते हैं तो समितियों के बारे में समझाया गया है। यदि आप समितियों में आपकी रुचि नहीं है या उस तरीके का रुझान नहीं है तो एक दूसरा सरल उपाय बताया गया है जिसमें अपने लोगों को आमंत्रित करना है चाय पर, भोज पर। यदि आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करें या बच्चे का जन्मदिन समारोह मनाएं या शादी की सालगिरह मनाएं, तो जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उन्हें इकट्ठे होने का बहाना देना है। और चूंकि इसे महापरिवर्तन से जोड़ के देखा जा रहा है तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चीज के जो भी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको साथ में बैठ के देखना है।
और जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को हमें, जब वो पूछ रहे हैं तो यदि इसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो और अच्छा होगा। उसे यदि टेलीग्राम ऐप से शेयर कर देंगे तो हम उसे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे और जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके जवाब दे दिए जाएंगे। यदि ये संभव है, यदि ये संभव है कि उस समय हमको यदि वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम जुड़ जाते हैं तो हम उनको रू जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार अपन ने बहुत सारी समितियों की बात कही है, शिक्षण संस्थानों की बात कही है, हमने कथावाचकों की बात कही है, मोटिवेटर्स की बात कही है, हमने जो है धार्मिक संस्थानों की बात कही है, हमने जातिगत जो है जो समूह है उनकी बात कही है और जो प्रोफेशनल समूह है उनकी भी बात कही है। तो राजेश जी आप मुझे बताइए कि इस पर क्या आपने कुछ काम चालू कर दिया है? क्या आपसे जो जुड़े और आपसे परिचित लोग हैं, क्या उनसे आप बात कर रहे हैं? चूंकि आपके पास सभी के नंबर भी हैं, लिहाजा आप बड़ी आसानी से कुछ लोगों को रोज फोन लगा सकते हैं। यदि आप लोगों को आमंत्रित नहीं करना चाहते हैं तो लोगों से कहिए कि मैं आपके यहाँ चाय पीने आ रहा हूं। तो मैं आपको सुनना चाहूंगा कि गति कैसे दें। इसके साथ ही मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन की राजनीतिक पार्टी का कल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्राइम फ्री भारत की राजनीतिक पार्टी का नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। तो श्रेष्ठ के लिए एस, आत्मनिर्भर के लिए ए और भारत के लिए बी। तो SAB सब, तो सबकी पार्टी। तो क्राइम फ्री भारत की श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी सबकी पार्टी है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैंने अपने नाम के नीचे मेंशन किया है, शायद आपको देखने का मौका मिला होगा। लेकिन ये राजनीतिक पार्टी बिल्कुल राजनीति की किसी बात को ना तो करेगी ना उसका कोई काम है। ये राजनीतिक पार्टी का गठन ही राजनीति ना करने के लिए किया गया है। तो चूंकि हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो लोग भागीरथी प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, हम उनको उनके घर पर टिकट लेके जाएंगे। तो किसका टिकट लेके जाएंगे? उसके लिए आपको किसी न किसी सिंबल की जरूरत है, नहीं तो सब निर्दलीय हो जाएंगे। लिहाजा इस पार्टी का गठन केवल अपराध मुक्त भारत को 100 करोड़ तक ले जाने वाले, भागीरथी प्रयास करने वाले लोगों को टिकट मुहैया कराना है। अब मैं आपको सुनना चाहूंगा कि आपके अनुभव का निचोड़ क्या है। आपकी जो बातें कही जा रही हैं वहां पे आप कहां तक सहमत दिख रहे हैं, हमें और क्या सुधार करना चाहिए, इसे मैं आपको सुनना चाहूंगा। जी, मैं बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनमें तो मैं क्राइम फ्री भारत मिशन के आपके खास खास जो स्पीच हैं, वीडियो हैं, उनको शेयर कर देता हूँ। बाकी मैंने महसूस ये किया कि लोग व्यक्तिगत तौर पे भी अभी जुड़ने के लिए मन नहीं बना पाए हैं, जबकि ये प्रयास करते हुए 2 साल हो गए। तो जब लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का मन नहीं बना पा रहे हैं, तो वो तमाम तरह की समितियां शायद अभी तो ना कर पाएंगे। मेरा मानना है कि पहले एक बड़ी नहीं, संख्या में लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़ने आप को उन लगे। लोगों, आप सबको जोड़ने की बात मत करिए। आप तो दो दो लोग दिख रहे तो जो है ना, उनका इंक्लिनेशन के हिसाब से उनको जिम्मेवारी दे दीजिए, लेकिन उस पर काम चालू होना चाहिए। यदि शिक्षण संस्थानों के पास जाना है तो किसी को तो पत्र लेके जाना पड़ेगा ना। हाँ, खैर ये तो है। यदि यदि आप 4 संस्थानों को जानते हैं जिनके भजनों कार्यक्रम में जाते हैं तो उनको अप्रोच किया जा सकता है।
उनसे बात कराई जा सकती है। ये बात आप सब मान रहे हैं? जी, इस बात से तो सहमत हैं, लेकिन हम जी, कहना ये चाहते हैं कि बार बार वीडियो शेयर करने के बाद भी, लिंक शेयर करने के बाद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि लोग इससे जुड़े, देखिए एक चीज समझिए, एक चीज समझिए, राजी नहीं हो रहे। रिक्वेस्ट नहीं करना, रिक्वेस्ट नहीं करना, ये कहीं आवाज आ रही है राजीव जी, आप माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। या ये राजीव भैया जी, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है कि आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करें। हाँ, अच्छा, आपके यहाँ से आप माइक्रोफोन ऑफ कर दें। हाँ, तो इसमें अपन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार इको आ जाती है और उसका बड़ा आसान निदान है कि हम माइक्रोफोन को ऑफ कर दें। देखिए, यदि सामने वाला प्यासा है तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता है। तो सामने वाले को एहसास कराना है कि आपकी आज दुर्गति हो रही है, आज आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, आज आप बड़ी मुश्किल से यदि एफआईआर दर्ज करा लेते हैं तो क्वालिटी विवेचना नहीं हो रही है, आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए बेबस हैं, आपको हर विभाग में भ्रष्टाचार सहारना पड़ रहा है, आपको लोग बाग चोर कह रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आपसे ही चौथ वसूली कर रहे हैं। यदि आप इन सब से खुश हैं तो हमें केवल हालात बता के उनसे कहना है कि भाई साहब आप बिल्कुल खुश रहिए, क्योंकि हमारे पेट में दर्द नहीं है, आपके पेट में दर्द है। जब तक आप ये महसूस नहीं करोगे कि आपके पेट में दर्द है, तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, और डॉक्टर आपके पास नहीं आने वाला है कि भाई साहब आपके पेट में दर्द होगा, मैं आता हूं आपकी इलाज करने के लिए। तो बहुत प्रार्थना किसी को नहीं करना है। हमसे बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं कि साहब अब मुझे ये प्रॉब्लम है। अब मैंने उसमें भी सोचा है कि उनसे कहेंगे कि सब डॉक्यूमेंट दो, और फिर उनसे कहेंगे कि हम आपको लाइव बुलाते हैं तो आप अपनी बात करिए, आपके डॉक्यूमेंट भी वहां पे लाइव दिखाएंगे और फिर उसको संबंधितों को भेज देंगे। इससे क्या होगा कि उन पर दबाव बनेगा और वो कार्रवाई करने के लिए काफी हद तक बाध होने लगेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको खुशामद करने की जगह जरूरत नहीं है, आपको एहसास दिलाना है उनको कि आप बहुत कष्ट में हो और आगे चल के आप और भी ज्यादा कष्ट में होने वाले हो। जो पैसा कमा के आप खुश हो रहे हो वो जिहादियों के लिए यूज होने वाला है। आपके मकानों में जिहादी लोग जाके रहेंगे, आपके ही आंखों के सामने बहू बेटियों की आबरू जो है ना लूटी जाएगी और उन्हें बेगम बनने के लिए मजबूर किया जाएगा। क्या हम ऐसे भारत को चाहते हैं? 77 साल के बाद आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थुपे हुए हैं। क्या भगवान ने इतनी अकल आपको नहीं दी है? अभी जो 3 नए कानून बने हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। आप बताइए, जमीन पर कोई भी परिवर्तन हुआ है क्या? क्या पुलिस आपकी सुनवाई कर रही है? क्या आपकी तत्काल एफआईआर दर्ज हो रही है? क्या क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है? क्या कोर्ट में जो है ना कोई आपको फायदा मिल रहा है? और सब और बात तो भूल जाइए, क्या इन राजनेताओं ने आपको अच्छे प्रतिनिधि दिए हैं? तो सभी राजनेता जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति में वो भी घटिया लोगों को घटिया लोगों को जो है ना टिकट देते हैं, जो कि स्वयं अपराध करके जीतते हैं। दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, ये सब अपराध है। तो अपराधी बाहुबली लोग अपराध करके जीत रहे हैं
और जिनके वोट खरीद रहे हैं, जिनके वोट से जीत रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो जो है अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, पार्टी भिप से बंधे हुए हैं। आपके हित में करना तो बहुत दूर है, वो एक पार्टी हाईकमान के विरुद्ध एक लाइन बोलने की स्थिति में भी नहीं है। तो किसी से प्रार्थना मत करिए, सिर्फ ये कहिए कि भैया कैसा भारत चाहिए आपको, और उनको लगता नहीं चाहिए तो जिहादियों का इंतजार करिए। चीजें तो भयावह हो रही है, आपके फेवर में तो कोई बात हो नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार पर बिना किसी बोझ को लाए आपको 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, और भारत क्राइम फ्री भारत के 2 रेवेन्यू मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है। जहां शासकीय सेवकों की आमदनी दुगनी होने वाली है, वहीं पर भारत सरकार के ऊपर बोझ आधा होने वाला है। क्यों? क्योंकि शासकीय सेवकों को जो वेतन मिलेगा वो जो है रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम उसके वहां से आएगी जिसका आप काम कर रहे हैं। आपका जो एसीआर है वो आपका बॉस नहीं लिखेगा, आपका काम लिखेगा, और जिस समय आपको रेवेन्यू स्ट्रीम दिया जा रहा है उस समय ही उसका आकलन कर लिया जाएगा, उस समय ही आपके ऊपर फीडबैक ले ली जाएगी, और वही जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का कारण बनेगा। तो जो शासकीय कर्मचारी है उनका वेतन दुगना होने वाला है, तो सभी के भले की बात है। किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि ना उन्हें बीज की चिंता करना है, ना उन्हें श्रमजीवियों की चिंता करना है, ना मशीनों की चिंता करना है, ना निदाई की चिंता करना है, ना कटाई की चिंता करना है, और ना पैकेजिंग की चिंता करना है, ना क्वालिटी की चिंता करना है, ना मंडी के चक्कर लगाना है, और 5 गुना आपकी आमदनी भी हो रही है और खाद्यान्न के मालिक आप भी बने रह रहे हैं। एक एमएसपी आपको खेत के बाहर निकलते ही मिल जा रही है, और 2 एमएसपी जो है, क्योंकि किसान जो कि कंज्यूमर को 3 एमएसपी में मिलेगा, तो जो 2 एमएसपी हैं उन 2 एमएसपी से जो 2 एमएसपी हैं उस 2 एमएसपी से हम बड़ी आसानी से जो बाकी लोगों का काम है, जो सर्विसेज दे रहे हैं, उनको उसका भुगतान होगा। लिहाजा किसी भी किसान को जो है आत्महत्या करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा भारत मिल रहा है तो आपको किसी को मक्खन नहीं लगाना है, आपको किसी की राजनेताओं जैसा पेश नहीं आना है। आप जाइए, सामने वाले से चर्चा करिए, और यदि वो नहीं समझ रहा है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। ये बात आप समझ रहे हैं? तो एक बार फिर से जो है, जो मैंने विवेचन दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में आप बात करिए, और क्या जो है आपकी अपनी व्यस्तताओं के बीच में आप उतना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग आपसे जुड़ गए हैं उनकी क्षमता क्या है, उनसे बात आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें हमें किसी जाति या धर्म पर अपने आप को आश्रित नहीं करना है, हमें सभी लोगों को जो है साथ में लेना है, और उन्हें एहसास कराना है कि आज की स्थिति उनके लिए भयावह है, कल और भी बुरी होने वाली है, तो ये उनके हित में है कि वो जुड़ जाए। उन्हें अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए अपने लोगों को जो है इकट्ठा करना पड़ता है, उनको लेके थाने पहुंचते हैं, तब भी जो है ना 2-2 3-3 दिन थाने में बैठे रहते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, बंद कर दिया जाता है। ये प्रताड़ना क्या कम है?
तो सामने वाला प्यासा है ये एहसास दिलाना है, उससे निवेदन नहीं करना है। आप अपने आप को कुआं मानिए और सामने वाला जो है वो प्यासा व्यक्ति है। प्यासे व्यक्ति को कुएं पर आना चाहिए। आप इस यदि नियम को बदलोगे तो दिक्कत में रहोगे। तो कोशिश करें, क्योंकि उसमें तो अपन कथावाचकों की बात कर रहे हैं। आपके साथ एक आध व्यक्ति और कोई हो जाता तो उसी की समिति बना लीजिए। ये अरविंद जी कुछ कह रहे हैं, निवेदन आज अपराध है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आज आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे लगता है कि आपकी अटकी है। आपकी अटकी नहीं है, आपके पेट में दर्द नहीं है। आप तो सामने वाले के कष्टों को निवारण करना चाहते हैं, और वो भी बिना तकलीफ दिए हुए। तो अरविंद देव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निवेदन करना अपने आप में अपराध है, क्योंकि आप निवेदन करते हैं तो उन्हें लगता आपका स्वार्थ है। लिहाजा जब आपके भागीरथी प्रयास करके लोगों को जोड़ भी लेंगे और उन्हें टिकट भी मिल जाएगा, तब भी जो है वो किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने स्वार्थ के लिए, अपने 21 लक्ष्यों के लिए, अपने 5 मौलिक अधिकारों के लिए, 30 दिन में न्याय पाने के लिए, टैक्स मुक्त भारत पाने के लिए, अपराध मुक्त भारत पाने के लिए, कर्ज मुक्त भारत पाने के लिए, रोजगार का मौलिक अधिकार पाने के लिए, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार पाने के लिए, भोजन का मौलिक अधिकार पाने के लिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार पाने के लिए, और सबसे बड़ी और क्या बात होती है कि समृद्धि का मौलिक अधिकार पाने के लिए। तो आप क्यों निवेदन करेंगे? बिल्कुल अरविंद देव जी ने अच्छी बात कही है कि निवेदन आज अपराध है। अरविंद जैन जी फिर लिख रहे हैं, जी आपकी मानवता ही आपका स्वार्थ हो जाएगा। बहुत सही बात कह रहे हैं कि आप इसमें अपना लाभ देखिए। जहां लोगों को थोड़ा सा लाभ दिखता है वहां आदमी लाइन लगा के पहुंचता है। चाहे ध्यानंद शास्त्री जी हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई वो कौन से बाबा हैं बैठते हैं, वो कहते हैं कि समोसा खा लो भला हो जाएगा। तो लोग बाग तो जो है ना कुछ नहीं दे रहे हैं, फिर भी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आप तो उनकी जिंदगी बदल दे रहे हैं, और जिंदगी नहीं बदल रहे हैं। आज का जो इतना कठिन हो गया है कि हर कोई उत्पीड़ित है। अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए और टैक्स भरने के लिए और बाकी सब चीजों करने के लिए वो सुबह से शाम तक परेशान है। आज किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। इसलिए कहा गया है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए, बहाना देने के लिए, उन्हें महापरिवर्तन के लिए चाय पे आमंत्रित करिए, महापरिवर्तन के लिए भोज पर आमंत्रित करिए, महापरिवर्तन के लिए धार्मिक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित करिए, महापरिवर्तन के लिए बच्चे के जन्म दिवस पर आमंत्रित करिए, और महापरिवर्तन के लिए शादी की सालगिरह पर भी आमंत्रित करिए। लेकिन अरविंद देव जी जो कह रहे हैं निवेदन करना अपराध है, निवेदन नहीं, उनको हकीकत का एहसास दिलाइए, और आने वाली परिस्थितियां और भी खराब होने वाली हैं, ये भी उनको समझाइए। अब मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि राजेश भलैया जी अपनी बात रखें, और जो लोग हमको देख रहे हैं, यदि उनके जहन में भी कोई प्रश्न उठ रहा है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, और कमेंट बॉक्स में ही आपको एक लिंक दी गई है, जिस लिंक को क्लिक करके आप पैनल पर आने का भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो राजेश जी, जब तक कि कोई दूसरा कमेंट नहीं आ रहा है तब तक आप अपनी बात को आगे रखें। ये जो हमने अभी दिखाया है इसमें ये लिंक है, इस लिंक को यदि क्लिक करेंगे तो सामने वाले की रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंच जाएगी,
और हम उसे पैनल पर जोड़ लेंगे। तो श्री राजेश बलिया जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप माइक्रोफोन को ऑन कर लें। मैंने कहा अभी जो मेरे साथ वर्तमान में परिस्थितियां हैं कि मैं अभी प्राइवेट नौकरी भी कर रहा हूं, तो अभी वास्तव में इतना समय नहीं निकाल पाता जितना अच्छा विजन है और उसके लिए जितना समय देना चाहिए। जानकारी तो मेरे पास बहुत है, सभी के नंबर भी हैं, एडमिन हूं चूंकि समुदाय में, कम्युनिटी में, क्राइम फ्री भारत मिशन में एडमिन हूं, तो नंबर भी मेरे पास है सबके। मैं बात करने के लिए इतना समय नहीं निकाल पाता सर, और कोशिश करूंगा धीरे धीरे शायद कुछ नए परिणाम मिले। देखिए, एक प्रिंसिपल होता है डेलीगेशन। आपको माइक्रोफोन ऑफ करना है। एक प्रिंसिपल होता है डेलीगेशन का। तो आप अपने आसपास के सुपात्र लोगों को, और यहाँ तो आसपास का कोई मतलब नहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो कोई यदि ग्वालियर में बैठा हुआ है, इंदौर में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, बेंगलोर में बैठा है, तो किसी को भी, जो भी अपने से जुड़े व्यक्ति हैं, उनको हम जोड़ने की बात कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, राजीव जी जब तक आप बात नहीं करते हैं अपना माइक्रोफोन को जरूर ऑफ कर रखें। तो मेरा ये कहना है कि हम अपने आसपास में, अपने हालातों में जहां भीड़ है वहां पहुंचे और उनसे कहें कि आपके लाभ की बातें कहना चाहता हूं। हम आपकी जिंदगी बदल रहे हैं, आप हमारी जिंदगी नहीं बदल रहे हैं। हम कोई राजनेता नहीं है, और जो ये राजनीतिक पार्टी है, ये भागीरथी प्रयास करके जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, केवल उनको ही टिकट मिलने वाला है। तो टिकट मिलना भी आपके हाथ में है। लिहाजा यदि हम टिकट भी दे रहे हैं तो भी आपका लाभ है, सब आपका ही लाभ है। तो मैं जो है मिस्टर देव की, जो अरविंद देव जी ने बात कही थी कि निवेदन करना अपराध है, लिहाजा हमारी भाषा टोन टेनर में निवेदन को हटाना है, निवेदन नहीं रखना है, यथार्थ को कहना है। और आने वाला यथार्थ बहुत भयावह होने वाला है। जो आप संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं, वो संपत्ति जिहादियों के हाथ जाने वाली है। आपकी बहू बेटियां भी जो है ना वो नहीं रहेंगी। और ये राजनेता 1990 में जो काश्मीर में हुआ, उस समय जो है बीपी सिंह जी की सरकार थी और वो भाजपा की बैसाखियों पे थी। ये भाजपा तो आपके रेस्क्यू के लिए नहीं आई, उन्होंने तो बीपी सिंह से सपोर्ट वापस नहीं लिया, उन्होंने तो इसको अपोज नहीं किया कि वो सैयद जी को जो है ना होम मिनिस्टर मत बनाइए। और सैयद जी ने तो होम मिनिस्टर बन के जो है ना अपनी बेटी का फर्जी अपहरण दिखा दिया। मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूं, मुझे मालूम है कि वो कहां थी, मुझे उनकी वो हर व्यक्तिगत चीज की जानकारी है। तो मेरा आपसे कहना ये है कि ये सभी राजनेता स्वार्थी हैं। इन्होंने आपको स्वतंत्र नहीं किया है, आपका अपना तंत्र आपको नहीं दिया है। और तो छोड़ो, आपका कल्याण करना तो बहुत दूर की बात है, आपको ये अच्छे प्रतिनिधि देने की भी हिम्मत और औकात नहीं रखते। ये बात आप मानते हैं? मानते हैं, प्रत्यक्ष दिख रहा है वो तो। तो जो अरविंद जी ने बात कही है कि निवेदन करना, आपको माइक्रोफोन ऑफ करना पड़ेगा इमीडिएटली, बार बार ऑन ऑफ करिए। जो अरविंद जी ने कहा है कि निवेदन करना अपराध है, हमें किसी से निवेदन नहीं करना है। और यदि हम शब्द में निवेदन का यूज कर भी रहे हैं तो वी डू नॉट मीन के जैसा हमें आपकी मस्का लगाने की जरूरत है। वो हमारी भाषा की शालीनता हो सकती है, वो हमारी भाषा की शालीनता हो सकती है, लेकिन वो हमारी मजबूरी नहीं है। ये बात मानते हैं कि नहीं आप? मानते हैं
बराबर मानते हैं। बहुत सही कहा। क्या कहना है आपका? ये हमने कहा मानते हैं, आपने बहुत सही कहा कि ये भाषा की शालीनता हो सकती है, निवेदन जैसे शब्द अगर हम आ भी जाए तो, लेकिन ये हमारी मजबूरी नहीं है। सामने वाले को एहसास कराना पड़ेगा बदलती हुई परिस्थितियों का और आने वाले समय की जटिल से जटिलतम हो रही परिस्थितियों का। तब शायद उसको लगे कि हाँ, अब मुझे स्वयं ही सोचना पड़ेगा, जुड़ने के लिए और जोड़ने के लिए। बहुत सही बात आपने। माइक्रोफोन थोड़ा सा ऑफ करना है। आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही है। आज की स्थिति भी भयावह है, हर कोई दुख झेल रहा है, हर किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, चौथ वसूली हो रही है, छोटी मोटी गलती में झूठे नाम लिख के जो है ना, आपके जो है ना, एक व्यक्ति की गलती हो सकती है, 5-5, 10-10 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। काउंटर केस रजिस्टर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सेक्शन 100 और 103 में अपने सेल्फ डिफेंस में सामने वाले की मौत कारित करने का भी अधिकार है। तो फिर काउंटर केस कैसे रजिस्टर हो सकता है? पुलिस जितने भी काउंटर केस रजिस्टर कर रही है वो सब गैर कानूनी है। एक विक्टिम होता है और दूसरा ऑफेंडर होता है। विक्टिम को अपनी रक्षा के लिए उसका जो सेल्फ डिफेंस का राइट है, वो सामने वाले की रीजनेबल फोर्स का यूज करते हुए सामने वाले की मौत, वो भी स्वेच्छा से मौत कारित करने तक वो है। लेकिन दुष्ट व्यवस्था है, आपको दिए गए कानूनी अधिकार का भी आपको उपयोग नहीं करने देती। आपकी दुष्ट पुलिस आपके विरुद्ध 302 का अपराध कायम कर लेती है। आपकी दुष्ट जुडिशरी बिना विवेक का उपयोग किए चार्ज फ्रेम कर लेती है। क्या हमारी जुडिशरी को नहीं देखना चाहिए कि हु इज विक्टिम, हु इज डिफेंडर, हु इज ऑफेंडर? ऑफेंडर के उस पर जो है शिकायत का पंजीयन नहीं हो सकता है। ये चीज कौन समझाएगा? ये दुष्ट व्यवस्था है जिसमें आपको रोज जूते लग रहे हैं, रोज अपमान सहना पड़ रहा है। तो आप किस चीज को लेके खुश हैं? हम में से कुछ लोग छोटे छोटे जो है ना ग्रुप बना लिए हैं, उसके अध्यक्ष बन गए हैं। अरे भाई साहब, ये अध्यक्ष कोई आपके काम आने वाले नहीं। ये अपने लाभ के, अपने महिमा मंडन के लिए है, जिसे एक कार्ड पे छपवा जाए और कलेक्टर एसपी के पास मिलने जाए तो शायद वो जो है ना अंदर बुला, वो भी बुलाएगा ये जरूरी नहीं है। ये मस्केबाजी के लिए है कि भैया हम आपके पास बुलाने आएंगे तो हमारे फंक्शन में आ जाना, हम आपका जो है ना मोमेंटो भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, चमचागिरी भी। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जी सही बोल रहे हैं सर। यही हो रहा है, तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, रोजमर्रा की चीजें, ये प्रत्यक्ष दिखता है सबको, सब दिखता है। हाँ, एहसास कराने का है। तो मेरा कहना ये है, मेरा केवल इतना ही कहना है कि हमें परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। हमारा इतना ही कहना है कि हमें उसको उसकी स्थिति का बोध कराना है। और निवेदन हमारी भाषा की शालीनता हो सकती है, प्रार्थना हमारी भाषा की शालीनता हो सकती है, लेकिन मेरे व्यवहार का हिस्सा नहीं होना चाहिए। व्यवहार का तो हिस्सा यही होना चाहिए कि भाई साहब, आज आपकी दुर्गति हो रही है, आपको बिना वजह थाने पे बिठाया जा रहा है, वो भी नियम विरुद्ध 2-2, 3-3 दिन बिठा लिया जा रहा है। जब जो है समाज के लोग जा रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है और आप उसमें शेर होते हैं। जो समाज, छोटे छोटे समाजों के संगठन बना लिए हैं, कोई उसको अंतरराष्ट्रीय संगठन कह रहा है, कोई अपना प्रादेशिक संगठन कह रहा है, सब जो है चंदा वसूल करके कोई फंक्शन कर लेंगे जिससे किसी का भला नहीं होना। तो यदि इतना सरल उपाय के तहत, जिसमें आपको ना कोई जुलूस निकालना है, ना किसी को पिटीशन देना है, ना किसी कोर्ट में जो है ना पिटीशन लगाना है, ना जंतर मंतर पे जाना है, ना चक्का जाम, ना वो, फिर भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा सोचना इसमें ये है कि आपके इस जन्म के या पुराने जन्म के जो पाप हैं
उसका अभी आपको और दंड भुगतना है। तो अभी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी और बुरे दिन देखना है, अभी आपको और जूते लाते खाना है। भैया ये बताइए, यदि आप विद्वान हैं तो आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि 77 साल के बाद भी इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर जो है गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। जो नए 3 कानून आए हैं उसमें आपको और बड़ा गुलाम बना दिया है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, नथिंग मोर देन दैट। थोड़े बहुत जो चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि उसमें कुछ डिजिटल एविडेंसेस को मान कर लिया है, कुछ थोड़ा सा वीडियो कॉन्फ्रेंस को मान कर लिया है, कुछ कुछ चीजों को, तो वो टेक्नोलॉजी आज के समय का मांग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चेंजेस आर ओनली कॉस्मेटिक इन नेचर। एक सरदार भगत सिंह उस समय जब वो फांसी पे चढ़ा था, उसने अपनी डायरी में लिखा था कि उसके सपने का भारत क्या हो। हमारे दुष्ट राजनेताओं का सपने का कोई भारत नहीं है, और हमारी दुष्ट जनता का भी सपने का कोई भारत नहीं है। उन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार का मौलिक अधिकार नहीं चाहिए, जहां आपसे कंसल्ट करके आपको हुनर और ट्रेनिंग भी दी जाएगी, टूल्स दिया जाएगा, अभ्यास कराया जाएगा, और आपको किसी के सामने जाके जॉब नहीं मांगना होगा, आपको प्राइवेट जॉब नहीं करना होगा। आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में चले जाएंगे और आपको हेल्थ भी मिलेगी, भोजन भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। वो आपके डेबिट अकाउंट पर जो है ना अमाउंट की जाएगी, और आपको इतना सक्षम बनाया जाएगा कि आप डेबिट अकाउंट में जो आपका बोझ आया है उसको भी पटा लेंगे और आप समृद्ध हो जाएंगे। यदि आपको अपने हित की बातें समझ में नहीं आ रही है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अभी आपको और बुरे दिन देखना है, अभी आपको और जूते लाते खाना है। मेरी बात आपको कितनी अप्रिय लग रही है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमें जो है ना अवलोकन करना। नहीं, कुछ भी अप्रिय नहीं है, यथार्थ है। आपकी बातों में कुछ भी अप्रिय नहीं है, सब यथार्थ है, सबके हित की बात कर रहे हैं आप। कहाँ बुरा लगेगा किसी को, कहाँ अप्रिय लगेगा। बहुत सही कह रहे हैं सर आप। परिचित जो है कल मुझसे मिलने आए थे, बोले साहब ऐसा करते हैं, यहाँ दानिश कुंज में ही घर घर चलते हैं और लोगों की समस्या जो है का निदान करते हैं। मैंने कहा लोगों के पास समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, प्यासा कुएं के पास आना चाहिए, कुएं प्यासे के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे कल ही मैंने निर्णय लिया है कि अब जो मुझे समस्या के साथ आएंगे उनसे हम दस्तावेज मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि आप लाइव सेशन पे आके अपनी बात कहिए, हम आपके जो एविडेंस हैं उनको भी लाइव सेशन में करेंगे और फिर कंपिटेंट अथॉरिटी को भेजेंगे, इंक्लूडिंग कोर्ट को भी भेजेंगे। लगेगा तो वकील के माध्यम से उन एविडेंस को भेजा जाएगा, और आज के घटिया कानून के तहत जो आपको राहत मिलना चाहिए कम से कम उतनी तो आपको दिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके लिए हम आपके दरबार नहीं जाएंगे, आपको न केवल हमारे दरवाजे पे आना पड़ेगा, बल्कि आपको जो है ना वो सब दस्तावेज देना पड़ेंगे, आपको एफिडेविट वगैरह जो देना है वो देना पड़ेंगे, आपको पेट का जो है ना जो पेपर का पेट है वो भरना पड़ेगा। आज लोग इतने दुष्ट हो गए हैं कि वो कहते हैं मैंने आपको बता दिया आप फोन कर दो। भाई क्यों फोन कर दें? हम आपने कितना सही बताया कितना गलत बताया है, मेरे पास क्या आधार है जानने का? तो कम से कम आप लिखित तो कहो, तो हम आपका लिखित भेज देंगे कि भाई साहब मेरे पास ये आया है, ये लिखित है, इसमें न्याय करिए आप। ज्यादा से ज्यादा आपकी बात पहुंचाने का दूसरा तरीका हो सकता है, जो मैं बहुत जल्दी चालू करने वाला हूं। जो बड़ी चीजों की बातें होंगी, छोटी छोटी तो सब सैकड़ों है तो कोई मायने नहीं रखती हैं, जो बड़ी चीज है उसमें हम लाइव सेशन करेंगे। उसके पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ दिखाने का भी प्रावधान है, तो हम उनको दिखाएंगे भी। वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो हम बड़ी आसानी से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है ना ऑन रिकॉर्ड बताएंगे, और फिर जरूरत होगी तो लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में उसके विधानसभा में क्वेश्चन भी करा देंगे। क्योंकि ये सब दुष्ट लोग हैं, ये राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, पैसे देके अपनी पोस्टिंग करा रहे हैं, और
आखंड भ्रष्टाचार में उनके नेताजी भी डूबे हुए हैं और ये भी डूबे हुए हैं। अभी हमारे घर के पास में जो है 5 पेड़ काटने का जो है ना वो दे दिया। मैंने कमिश्नर को बताया, कमिश्नर का सर तो परमिशन ही नहीं दे सकता है, वैसे परमिशन हमारे पास नहीं आती है, लेकिन यदि पब्लिक प्लेस में पेड़ हैं तो विभाग को अनुमति लेना पड़ेगी, कोई प्राइवेट व्यक्ति अनुमति कैसे ले सकता है। तो बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड भ्रष्टाचार करके 30-30 साल पुराने पेड़ों को काट दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए, आकंठ डूबे हुए इतने दुष्ट लोग हैं कि ये अपने लिए जो है नेचर के प्रकोप को खरीद रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑलरेडी जो है ना चारों तरफ जो है ना रासायनिक विष का प्रकोप हो रहा है। आपकी मिट्टी जो है ना मृत प्राय हो गई है। आप अन्न जो है वो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से जो है ना आप अन्न जो है ना वो कर रहे हैं, जो कि कैंसर कारक है। 16 करोड़ लीटर दूध आप प्रोड्यूस कर रहे हो, 64 करोड़ जो है ना कंज्यूम कर रहे हो, 50 करोड़ लीटर दूध कहां से आ रहा है? आपके दुष्ट प्रशासन और दुष्ट नेताओं को आपकी चिंता है क्या? धड़ल्ले से जो है ना नकली दवाइयां हो रही हैं। आप जितने भी केमिकल दवाइयां खाते हैं, ऐसा दुनिया में कोई केमिकल मॉलिक्यूल बना ही नहीं है जिसकी कोई साइड इफेक्ट ना हो। आप देखिए कई बार डॉक्टर कहता है इट इज रिलेटिवली सेफ मेडिसिन। आज किसी भी मेडिसिन को एब्सोल्युटली सेफ मेडिसिन नहीं कहा जा सकता है। केवल आयुर्वेद एक ऐसी चीज है, नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज है जिसे पूर्णतया शुद्ध और जो है ना हानि रहित कहा जा सकता है। और उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अति सर्वृत्ते बरसते, यदि कोई पर्टिकुलर डोज में लेना है और उससे आप चौगना ले लोगे तो वो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है वो भी नुकसान कर देगी। ये बात सही है कि नहीं? सही है, सही है। सर अब आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो अरविंद जी काफी एक्टिव हो रहे हैं। वो लिख रहे हैं क्या भारत कभी अपराध मुक्त था या हो जाएगा? अपराध मुक्त तो कभी नहीं रहा है, लेकिन पूरी तरह से अपराध मुक्त का मतलब ये कभी ना निकाला जाए कि जीरो अपराध होगा। अपराध मुक्त का मतलब है लोगों का सिस्टम में भरोसा होगा, प्रॉम्प्ट क्राइम का रजिस्ट्रेशन होगा, बिना थाने जाए रजिस्ट्रेशन होगा, और अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, और जितना धन बांटा जाएगा उसका दुगना अपराधी से वसूल होगा। तो देयर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग डिसइंसेंटिव टू कमिट क्राइम। जो धोखे से क्राइम हो जाएगा उसमें सामने वाले का प्रयास ये रहेगा कि इसके पहले रिपोर्ट हो और धन बटे, आदमी जाके खुद कॉन्फेस कर लेगा कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई है, ये अपराध हो गया है, मैं एफिडेविट दे रहा हूं, भविष्य में नहीं करूंगा, और जो भी सजा आप देंगे वो मुझे कबूल है। तो अरविंद जी आपको समझना पड़ेगा कि अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त जीरो कभी नहीं होगा। लोग भ्रष्टाचार भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन सिस्टम इतना पावरफुल होगा कि उसकी ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग हो जाएगी, सिस्टम ही एविडेंस दे देगा, अधिकतम 30 दिन में जो है ना न्याय हो जाएगा, सामने वाला जेल में सड़ेगा, तो धीरे धीरे उसे समझ में आ जाएगा कि साहब ये सब करना ठीक नहीं है। तो टेंडेंसी टू कमिट क्राइम इट विल कम, इट विल डिक्लाइन, इट विल रिड्यूस, बट इट विल नेवर बी जीरो। लेकिन अपराध होने के बावजूद भी आपको अपराध होने का आभास नहीं होगा, आपको भय का आभास नहीं होगा। आपको अभी लगता है कि उस जगह जाएंगे तो हम असुरक्षित हैं, इस रोड पे नहीं निकलना है, नहीं तो लगता है कोई चाकू घोंप देगा। ऐसी फीलिंग आपके पास नहीं आएगी। कोई आपके घर में घुस के आपकी महिला का जो है ना चैन छुड़ाने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वो घर पहुंचेगा इसके पहले वो पकड़ लिया जाएगा।
और 30 दिन में वो जेल में सड़ेगा, तो फिर वो आपके महिला की जो है ना चैन क्यों छीनेगा? और स्पेशली जब उसमें सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन है और सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन है, जो एक डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया गया है, उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि आज से 5 साल बाद 99% केस में आदमी अपने घर से अपराध करने के लिए निकलेगा, सिस्टम ये अनुमान लगा सकेगा कि आप क्या अपराध करने वाले, आप किस रास्ते का उपयोग करेंगे, आपके साथ कौन है, आपके पास घातक हथियार है क्या आप हिंसा कर सकते हैं। और इसके पहले आप अपराध कर पाए, उन सबके साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे और अपराध करने के पहले आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन से आपका इंक्लिनेशन अपराध करने का कम होगा। और फिर जो पांचवी सर्टेनिटी है, जो ये कह रही है कि साहब जो अपराधी है यदि उसका पेट खाली रहेगा तो आप उसे जेल में भी डाल देंगे तो वो जेल जाने के लिए अपराध करेगा। क्यों? क्योंकि जेल जाएगा तो छत मिल जाएगी और पेट को भोजन मिल जाएगा, इतना फायदा तो मिल ही जाएगा। तो व्हाट विल बी वर्स्ट विथ हिम? नथिंग। तो जब कोई व्यक्ति इस मंसूबे से अपराध करे कि वो जेल पहुंच जाए तो उसे आप नहीं बचा सकते हैं। तो क्राइम फ्री भारत में पांचवी सर्टेनिटी में सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन दी हुई है। अपराधी को अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए अपराध पर आश्रय नहीं रहेगा। और स्पेशली अब तो 5 मौलिक अधिकार मिल गए हैं, तो उसे स्वस्थ रहने के लिए भी अपराध करने की जरूरत नहीं है, उसे भोजन के लिए भी अपराध करने के लिए जरूरत नहीं है, उसे शिक्षा के लिए भी अपराध करने के लिए जरूरत नहीं है, और समृद्धि के लिए भी अपराध करने की जरूरत नहीं है। अभी तो उसे हर चीज में अपराध करने की जरूरत पड़ रही है। इवन जो व्यवस्था में बैठे कर भ्रष्टाचार के कारण उनको जो पैसा देना पड़ रहा है, उसके कारण भी उसे अपराध करना होता है। जो पुलिस प्रिवेंटिव कार्रवाई करती है, उसको जो है ना उसकी पेशी करने के लिए, वकील को एंगेज करने के लिए उन अपराधियों को फिर अपराध करना पड़ता है। तो जो पुलिस की कार्रवाई है वह अपराध की जनक बन जाती है। मेरे ख्याल से अरविंद जी को हमारी बात समझ में आई होगी। दुकानदार सब हैं, दुकानदार सब हैं, नहीं क्या है, दुकानदार सब हैं, ग्राहक गायब हैं, हर जो है चोट्टा समझता खुद को नायक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी अपराध खुद को सहज स्वीकार करेगा, यानी अपराध स्वीकार नहीं करेगा, अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करेगा, क्योंकि उसमें उसे लाभ दिखेगा। यदि वो अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है तो जो सिस्टम है वो फरियादी को पैसा बांट रहा है, गवाहों को पैसा बांट रहा है, जज को पैसा दे रहा है, पुलिस को पैसा दे रहा है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को पैसा बांट रहा है। पैसा बांटना उसका उद्देश्य है, जिससे, क्योंकि जज महोदय फिर अर्थदंड नहीं देंगे, अर्थदंड कैलकुलेटेड होगा, जितना पैसा बांटा जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके वसूल होगा। तो ये जो अर्थदंड है ये भयावह होगा, इसलिए लोग उससे बचने के लिए अपराध स्वीकार करेंगे। उनके अंदर बैठा हुआ कोई भगवान बुद्ध जो है ना जागृत नहीं हो रहे हैं, उसके लिए उनकी प्रैक्टिकल मजबूरी होगी, जिसके कारण जो है वो अपना अपराध खुद स्वीकार करेगा। क्या सोए हुए चैतन्य भारत को, क्या लिखा है, विप्लवी गति मिलेगी? देखो, यदि अभी तक आपके पाप जो है ना पूरे नहीं हुए हैं तो ये व्यवस्था आपको जूते लाते पर्याप्त लगा रही है, और इन जूते लातों से यदि हम नहीं जाग रहे हैं तो चिंता मत करिए, ये जूते लाते और यातना जो है ना आगे और बढ़ेगी। क्यों राजेश जी? बराबर है, बराबर है। अब 1 घंटे होने को आ रहा है, 1 घंटे से अधिक की ना रखें सर मीटिंग।
चलिए, मेरे ख्याल से काफी समय हो गया है और कोई अभी पॉइंट भी नहीं है, लिहाजा हम एक बार फिर से अपने साथियों का अनुरोध करते हैं, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए। एक बार अपने साथियों से पुनः अनुरोध करते हैं कि आप अपने लक्ष्य में लगे रहिए। एक बार लोगों को समझ में आ गया कि सिर्फ इस रास्ते से ही वो जो सत्ता में पहुंच पाएंगे, तो ये आज के जो राजनेता हैं जो कि बहुत समझदार हैं, वो अपने लाभ के लिए क्राइम फ्री भारत से जुड़ेंगे और अपने प्रभाव का यूज करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर वही चंद्रगुप्त बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा, अभी तो उनको करोड़ों रुपए देना पड़ते हैं, और फिर जो है यदि मेरिट लिस्ट में ऊपर आ गए तो मंत्री भी बन जाएंगे। बस आपको अपनी चीज को केवल उस लेवल तक ले जाने की जरूरत है। एक बार आपने थोड़े से क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गए, फिर ये स्पीड अपने आप बढ़ेगी। जैसे लोग बाग अपने लाभ के लिए राशन की दुकान पर जो है ना लंबी लंबी लाइन लगा लेते हैं, तो जहां आपको लाल देखे, आप तो आप राशन छोड़ दीजिए, अब तो आप कथावाचकों के यहाँ भी लाइन लगा रहे हैं, साधुओं के यहाँ लाइन लगा रहे हैं। तो आपको केवल ये चीज का बोध कराना है कि सामने वाले को यहाँ जुड़ने से लाभ है, उसको बिना कष्ट के महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे, और हमें ना किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। ऐसा जो है ना हमें भारत मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो है उसमें गति आएगी। अब जो है अरविंद जैन जी ने, अरविंद देव जी ने कुछ लिखा है, आत्म जागरण के बिना कौन सा समाज जागरण आएगा, पहले दंड समझाया जाए और फिर अधिकार को बाद में। ये सब चीज एक साथ चलेगी। आपको कितना मिलने वाला है, अधिकार नहीं है, ये तो अपने आप आपको मिल जाएगा, और कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिल रही है। तो ये कोई आपको अधिकार नहीं बांटे जा रहे हैं, आपको भौतिक समृद्धि बांटी जा रही है। आपको जो है अन्न समृद्धि के साथ पहुंचेगा, दूध पहुंचेगा, दही पहुंचेगा, मुफ्त में कुछ नहीं होगा, वो आपके डेबिट अकाउंट पर माउंट होगा, और आपको कमाने के लिए कर्मठ बनाया जाएगा, समर्थ बनाया जाएगा। यदि आपको सभी तरीके के सपोर्ट करने के बाद भी आप नहीं बनेंगे, तो भाई साहब आप जेल जाने वाले हैं। तो यहाँ कोई अधिकार के बांट नहीं हो रही है, यहाँ पर इकोसिस्टम बदल रहा है, यहाँ पर सब चीजें ही बदल जाएंगी, और ये परिवर्तन कॉस्मोस के कारण हो सकता है, आदमी के कारण नहीं होगा। तो यदि बाबा जय गुरुदेव कह गए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो संभवतः हो सकता है कि अपराध मुक्त भारत का प्रादुर्भाव इसी काम के लिए होगा। मुझे कथावाचकों के और धार्मिक संस्थानों के माध्यम से तो कोई ऐसा परिवर्तन मुझे समझ में आता नहीं है, क्योंकि हम निहायत ही खुदगर्ज लोग हैं। हमारा ना तो हम खुद अच्छे संस्कार पा रहे हैं, ना अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे रहे हैं, और जागृत करने की तो बात बनती नहीं है। जागृत तो उसको किया जाता है जो सोया हुआ हो। यहाँ सब जागे हुए हैं, सब साले सोने का बहाना कर रहे हैं और आज अपनी कुगति करा रहे हैं, आज की दुर्व्यवस्था में जी रहे हैं, नारकीय जीवन जी रहे हैं। जो वो धन भी कमा पा रहे हैं, वो नरक के जीवन के तहत कमा रहे हैं। जो आज धनी लोग हैं, उनमें किसी के चेहरे पर भी बहुत ज्यादा वो ओज नहीं दिख रहा है। अधिकांश लोग जो है ना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के जो है ना वो शिकार हैं। अब जो है अरविंद जी ने कुछ और कुछ भी लिख दिया है, लेकिन हम भारत के लोग कैसे पहले से अधिक क्या है, कैसे पहले से अंतिम तक एक में एक हो जाएंगे मालूम नहीं। जो भी है, देखो अपना लाभ दिख रहा है तो जुड़ जाओ, नहीं तो जूते खाओ। ये आपकी नियत है, आपकी सोच है। ये दुष्ट राजनेता आपको मूर्ख बनाते रहेंगे,
आपके वोट को दारू साड़ी और उससे जो है ना खरीदेंगे, और आपको अच्छे जो है ना प्रतिनिधि भी नहीं देंगे, और आप कोई सोए हुए नहीं हैं, आप रोज झेल रहे हैं, आप जागे हुए इंसान हैं, आपका जीवन नारकीय हो गया है, आप रोज यातना झूल रहे हैं, इसलिए आप किसी पंडित के पास जाते हैं, महाराज मेरा सब कल्याण कब होगा, मेरा ये कब होगा, मेरा वो कब होगा, मेरा दुकान कब चलेगा, मेरा फलाना क्या होगा। तो हर कोई नारकी जीवन से निकल रहा है। जब मैथिली शरण गुप्त बिना कष्ट के आपको महापरिवर्तित देने का एक रास्ता बता रहे हैं, जिसमें ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त अपनी जेब से किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं। जो है भागीरथी प्रयास करेगा लोगों को जोड़ने का, वही चंद्रगुप्त कहलाएगा, उसी को टिकट मिलेगा, वही मंत्री बनेगा, वही एमपी बनेगा। यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है और कोई भी किसी की मेहरबानी नहीं है। यहाँ कोई हाई कमांड जो है ना टिकट देने वाला नहीं है, कोई हाई कमांड टिकट काटने वाला नहीं है। तो टिकट मिलना भी आपकी जो है ना अपनी क्षमता है, और टिकट कटना तो हो ही नहीं सकता है। टिकट ना, यदि आप मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे तो आप अपने आप ही गायब हो जाएंगे, और आपको अपने आप ही मालूम है कि आप कहाँ हैं। और हमारे चित्रगुप्त तो जो है राजेश बिलैया जी हैं, वो रोज हिसाब किताब लगाते रहते हैं, रोज उसे पब्लिश करते रहते हैं। तो अत्यंत पारदर्शी है। जो ज्यादा लोगों को जोड़ रहा है उसे रोज कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसमें मेरिट लिस्ट भी अवेलेबल है। हालांकि वो डिस्टॉर्टेड मेरिट लिस्ट है, क्योंकि यहाँ केवल लोगों को जोड़ने के ही मार्क्स मिलेंगे, बाकी चीजों की कोई मार्क्स नहीं है, एडवर्टाइजमेंट देखने की कोई मार्क्स नहीं है। तो वो कुटुंब ऐप का जो है ना एक मॉडल है कि उन्हें अपने एडवर्टाइजमेंट बेचना है, तो वो क्राइम फ्री भारत केवल जो है लोगों के जोड़ने के ही मार्क्स को काउंट करके मेरिट लिस्ट बना रहा है, और उसी के आधार पर जो है आगे का जो है भागीरथी प्रयास करने वालों को जो है चंद्रगुप्त कहा जाएगा। चंद्रगुप्त के पास अपने आप टिकट भी पहुंचेगा, और हम 100 करोड़ लोग उसको जिता भी देंगे। धीरे धीरे लोग बात लगेंगे, और हमें प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन हमें उनके बीच में पहुंचना पड़ेगा। तो जहां भीड़ है वहां हम पहुंचे। मेरे ख्याल से अब बात लंबी हो गई है, तो एक बार मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको अनुरोध किया है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार मित्रों को जोड़ें, उनको ग्रुप एडमिन भी बनाएं, उनसे भी अनुरोध करें कि वो लोगों को जोड़ें। उसमें हमारे जो है जो अच्छे वीडियो लग रहे हैं वो डालें, उन पर चर्चा भी की जाए। केवल डालने से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको क्या अच्छा लगा उसके ऊपर चर्चा की जाए। यदि लगता है तो व्हाट्सएप जो है ना कॉन्फ्रेंस कॉल होता है वो कर लीजिए। यदि उसे रिकॉर्ड करके आप हमारे पास भेज देंगे तो हम उसे क्राइम फ्री भारत पे भी अपलोड कर देंगे। हमने 3-4 लिंक दिए हैं, वो जरूर उसका उपयोग करें। पहला, क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करें। दूसरी हमने लिंक दी है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और तीसरी हमने उसमें लिंक दी है वो टेलीग्राम ऐप की क्राइम फ्री भारत ग्रुप की है, तो उसको क्लिक करके टेलीग्राम के क्राइम फ्री भारत ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके हमने आपको फायदे बताए हैं। और चौथी लिंक उसमें हमने दी है क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल की, उसमें हमारे प्रेजेंटेशन हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ढेर सारी चीजें हैं। तो जब आप क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल पर पहुंचेंगे तो आपकी जानकारी बढ़ेगी। आज काफी लंबी बात हो गई है, अब इस बात को यहीं विराम देते हैं। सिर्फ हमने ये एक कंटिन्यूस प्रयास किया है कि लोग बाग जो है अधिक से अधिक, यदि उनको मौका रहेगा, यदि वो पैनल पे ना आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें पैनल पे आने का मौका है। हर व्यक्ति के पास हमारी जो है ना ये लिंक पहुंच रही है, हो सकता है वो यूट्यूब चैनल पे ना देखे, लेकिन जब धीरे धीरे उसे लगेगा कि साहब ये रेगुलर हो रहा है तो फिर आदमी पहुंचेगा। कल जो लोग थे आज जो है ना उससे भिन्न लोग आए हैं, तो एक अच्छी बात है। अरविंद जी लास्ट बात कह रहे हैं कि बहुत शानदार रहा आपके आत्म स्वरों में भारत को सुनना, स्वप्न से यथार्थ तक। सादर प्रणाम। आत्मा को भरपूर राशन पानी दिया आपने। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। कल फिर 9 बजे मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आधा घंटे में समेटा जाए,
यदि कोई नहीं होगा तो मैं मोनोलॉग देकर उसको खत्म कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।